इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हमारी आज की डिस्कशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्लाक के ऊपर और कुछ डेंटल डिजीज़ के ऊपर। तो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से कहा था कि मेरा आज का लेक्चर सिर्फ वही अटेम्प्ट कर सकता है जो कि ब्रश करके आया है। तो जिस भी बच्चे ने ब्रश नहीं किया और बगैर ब्रश किए मेरी ये वीडियो देख रहा है तो उससे मैं रिक्वेस्ट करूँगा पहले ब्रश करके आए और फिर मेरी वीडियो आके देखें। ओके, सो भाई प्लाक की अगर हम बात करें तो हमारे माउथ के अंदर सलाइवा प्रोड्यूस होता है। कितना प्रोड्यूस होता है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है, उसकी क्या कंपोजिशन है, ये इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। जब ये सलाइवा और जब ये बैक्टीरिया ये दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं तो इनके मिक्सचर को कहा जाता है प्लाक। अब जब आप सुबह उठते हैं नींद से तो आप देखते हैं कि आपके दांतों के ऊपर कुछ येलो इसका स्ट्रक्चर आपके दांतों के ऊपर मौजूद होता है। अगर आप उसी वक्त ब्रश करते हैं तो वो जो येलो स्ट्रक्चर है वो आपके दांतों से हट जाता है, वो प्लाक आपके दांतों से इजीली हट जाता है। लेकिन अगर आप ब्रश डेली बेस पे नहीं करते, आप उसको छोड़ देते हैं तो वो आपके दांतों के अंदर एक्यूमुलेट होता जाएगा और एक स्टेज ऐसा आ जाएगा कि वहाँ पे बैक्टीरियल लोड ज़्यादा हो जाएगा और वो आपके गम्स की इन्फ्लामेशन करवा देगा। इन्फ्लामेशन से क्या मुराद है, वहाँ पे रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी, ब्लीडिंग होगी, इचिंग होगी, हीट होगी। जहाँ पे ये साइन मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं, इन्फ्लामेशन कहते हैं। और गम्स के इन्फ्लामेशन को कहा जाता है गिंगीवाइटिस। याद रहेगा आप लोगों को, गिंगीवाइटिस। स्पेलिंगें आप लोग देख लिया करें, सर्च कर लिया करें, मुझे खुद को भी स्पेलिंगें नहीं आती। सही है बच्चा। तो गम्स के इन्फ्लामेशन को क्या कहा जाता है, गिंगीवाइटिस कहा जाता है। और ये तब होता है जब आप प्लाक को जमा होने देते हैं, एक्यूमुलेट होने देते हैं तो बैक्टीरियल लोड बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से फिर हमारे गम्स का क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। अच्छा, उसके बावजूद भी अगर आपको गम्स में दर्द हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो गई है, उसके बावजूद भी आप बाज नहीं आ रहे, अगर आपने इसी कंडीशन को कंटिन्यू रखा हुआ है और ये इन्फ्लामेशन जो है ये दांतों की रूट तक चला जाएगा। आपको पता है कि अगर हम एक दांत की बात करें तो उस दांत के भी 3-4 क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। सही है, हमारे पास फॉर सपोज करो एक दांत है तो ये दांत की रूट कहलाती है और ये दांत का क्राउन कहलाता है, अपर वाला हिस्सा, और ये दांत की कहलाती है बॉडी। तो इसके भी 3-4 पार्ट होते हैं, बहरहाल आगे चल के बताता हूँ। तो ये कहता है कि अगर आप इस कंडीशन को परस्यू रखते हैं, कंटिन्यू रखते हैं, तो ये जो इन्फ्लामेशन है ये दांतों की रूट तक चला जाता है और जो दांत की ऊपर वाली लेयर होती है जिसे पेरिओडोंटल लेयर कहा जाता है। बेटा ये हमारा दांत है ना, इस दांत के ऊपर एक लेयर होती है और इस लेयर का नाम है पेरिओडोंटल लेयर। तो ये लेयर क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। नतीजे में क्या होता है कि जो हमारा टूथ है, जो दांत है, वो लॉस हो जाता है और उसके नतीजे में इतना मतलब कि वो डैमेज हो जाता है कि आखिरकार वो वहाँ से फॉल ऑफ हो जाता है, गिर जाता है। और इस बीमारी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पेरिओडोंटल डिजीज़। तो देखें, आपके थोड़ी लापरवाही की वजह से, सिर्फ ब्रश ना करने की वजह से आपके जो दांतों की जो रूट होती है वो आहिस्ता आहिस्ता लॉस होती जाती है और एक स्टेज ऐसा आता है कि वो जो आपका टीथ है वो फॉल ऑफ हो जाता है, वो गिर जाता है। पेरिओडोंटल लेयर, जो दांत की आउटर लेयर होती है टीथ की, वो सारी की सारी आपकी डैमेज हो जाती है एंड दिस इज सेड टू बी पेरिओडोंटल डिजीज़। अच्छा, उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि आपने अब इतनी कंडीशन जो परस्यू कर रखी है, इतनी कंडीशन जो कंटिन्यू कर रखी है, तो ये जो प्लाक है ये बाज़ औक़ात कभी कभी कुछ केमिकल्स के साथ भी मिल जाता है। अब वो केमिकल्स आपको पता है कि हार्डन्ड होते हैं, कैल्सीफाइड होते हैं। तो नतीजे में क्या होता है कि आपने अमूमन देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ब्रश कर भी रहे होते हैं लेकिन उनके बावजूद भी उनकी दांतों के ऊपर कुछ इस तरह का येलो स्पॉट लगा हुआ होता है जो ब्रश से नहीं उतरता। उसके लिए फिर आपको स्कैलिंग करवानी पड़ेगी, किसी आपको डेंटिस्ट के स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ता है। तो वो कहलाता है कैलकुलस और ये तब बनता है जब आपने इस कंडीशन को परस्यू कर रखा हो और फिर आपके जो माउथ के अंदर जो केमिकल्स होते हैं जिससे कैल्शियम वगैरह होते हैं उनके साथ जब ये मिक्स हो जाता है तो वो हार्डन बन जाता है और इसको कैलकुलस कहा जाता है। और ये आपने याद रखना है, कभी भी ब्रशिंग से रिमूव नहीं होता। इसके लिए आपको स्कैलिंग करनी पड़ेगी, डेंटिस्ट से आपको क्या करना पड़ेगा, रब्ता करना पड़ेगा। अच्छा, कुछ बैक्टीरिया तो ऐसे भी होते हैं जो उस प्लाक के अंदर जो मौजूद शुगर होती है ना, उस शुगर को ये कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, एसिड के अंदर। और इस डिजीज़ को क्या कहा जाता है, डेंटल कैरीज कहा जाता है। मैं अभी आप लोगों को इसकी इमेज दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास इमेज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है हमारे पास
ये जो आप देख रहे हैं ये कैलकुलस है, ठीक है। ये क्या जमा हो चुके हैं, ये कैलकुलस जमा हो चुके हैं। और ये सिर्फ आप लोगों के साथ तब होता है जब आप कंटिन्यूस बेस पे ब्रश नहीं करते। अगर एक दिन ब्रश रह जाता है तो आप दूसरे दिन कर लें, दूसरे दिन भी नहीं करते, ये परस्यू रहता है। ये जो रूट है ये सारी की सारी यहाँ से लॉस हो जाती है, दांत गिरने लग जाते हैं। उसके बावजूद भी आप ब्रश नहीं करते तो नतीजे में ये जो प्लाक आप देख रहे हैं ये केमिकल के साथ, कैल्शियम के साथ बाइंड होना शुरू हो जाता है, हार्ड हो जाता है। और इतना हार्ड हो जाता है कि अब यहाँ से आप भले इसको ब्रश किया, आप ब्लेड से लेके भी इसको साफ करेंगे ना, ये तब भी नहीं होगा। और इसका एक ही इलाज है, वो फिर स्केलिंग वगैरह है। वो जो डेंटिस्ट होते हैं उनको फिर पता होता है कि किस तरह से किया जाता है। अच्छा, उसके अलावा मैंने कहा कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो शुगर को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो दांत का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाता है, इसे कहा जाता है डेंटल क्रीज। और इसका एक ही इलाज है, आपने ये बिल्कुल यहाँ से क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। बाकी इसके बारे में आपको डेंटिस्ट अच्छे तरीके से गाइड करेगा। सही है बच्चा? अच्छा, मैंने आप लोगों से क्या कहा, मैंने आप लोगों से ये कहा कि फॉर सपोज करो कि ये हमारे पास एक दांत का स्ट्रक्चर है। ये दांत की सबसे बाहर वाली लेयर है जिसे हमने नाम दिया पेरीओडोंटल लेयर का। सही है बच्चा? अच्छा, इस लेयर को आप जैसे क्रॉस करते हो तो आपके पास एक दूसरी लेयर आती है, उसे आप इनेमल कहते हो। उस लेयर को आप जैसे क्रॉस करते हो उसके बाद आपके पास तीसरी लेयर आती है जिसे आप डेंटिन कहते हो। उसके बाद जो दांत का सेंसिटिव स्ट्रक्चर आ जाता है, जहाँ पे आपकी आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, नर्व्स वगैरह ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, उसको कहा जाता है पल्प। सही है? और ये आप देख सकते हैं ये गम्स लगे हुए हैं, ये सीमेंटिंग मटेरियल होता है जो कि सपोर्ट देता है। ये ब्लड वेसल्स हैं, ये पेरियोडोंटल लिगामेंट है, और ये लेटरल कैनाल्स हैं, और ये हमारे पास क्या है, नर्व्स हैं। और मैंने कहा था इसके 2-3 पार्ट होते हैं, ये रूट है, ये क्राउन है, ये बीच वाला बॉडी कहलाता है। तो बहरहाल आपने देखो गलती की, उससे सबसे पहले क्या हुआ कि ये वाली जो पेरियोडोंटल लेयर है ये डैमेज हो गई। आप फिर भी नहीं माने, फिर ये एनिमल आप लोगों की क्या हो गई, डैमेज हो गई। आप फिर भी नहीं माने, फिर ये आपकी डेंटिन क्या हो गई, डैमेज हो गई। अब बात आ गई है किसके ऊपर, पल्प के ऊपर। ये सेंसिटिव स्ट्रक्चर के ऊपर जब बात आ जाती है, जब रूट्स के ऊपर बात आ जाती है, तो फिर आपको शदीद किस्म का पेन होता है। फिर आपको होश आता है कि भाई ये तो हमसे बड़ी गलती हो गई, हमने ब्रश करना था लेकिन आप नहीं करते। तो इस वक्त तक बेटा बात आगे तक बढ़ जाती है और दांतों में शदीद किस्म का दर्द होता है, और फाइनली आपके दांत गिरना जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो ये कहता है एज द डेंटिन एंड पल्प बिकम अटैक्ड। और मैंने कहा कि ये डेंटिन तीसरी लेयर है और ये एनेमल दूसरी लेयर है, और ये जो पल्प है ये सेंसिटिव स्ट्रक्चर है। इसकी वजह से क्या होगा, आपको टूथ एक होगा, आपके दांत गिरने लग जाएंगे। और डेंटल क्रीज का सिर्फ एक ही इलाज है, या तो आप उस दांत को रिमूव करवा दो, या फर्दर आप उससे डैमेज से बचना चाहते हो तो आप पानी के अंदर फ्लोराइड का इस्तेमाल करें अकॉर्डिंग टू द डेंटिस्ट। ऐसे नहीं है कि बस अपनी मर्जी से फ्लोराइड लिया, पानी में डाला और पी गए तो बेटा प्याला कर जाओगे। तो कहने का मकसद ये है कि आपको डेंटिस्ट से रब्ता करना है, वो आपको गाइड करेगा। और ये कहता है कि आप मिल्क का वगैरह का भी इस्तेमाल करें। अच्छा, उसके अलावा अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते तो हमारे पास आज फ्लोराइड के पेस्ट अवेलेबल हैं, फ्लोराइड की हमारे पास टैबलेट अवेलेबल हैं, तो आप इनका इस्तेमाल करके इन सारी चीज़ों से बच सकते हो। लेकिन देखो यहाँ तक कहानी तो तब पहुँचेगी ना जब आप इतनी लागर्जी करोगे कि आप डेली बेस पे ब्रश नहीं करोगे। जब आप डेली बेस पे ब्रश करोगे तो क्यों आपका एनेमल, क्यों आपका डेंटिन, पल्प ही आपके डैमेज होंगे नहीं। तो इन सारी चीज़ों से जो है आप बचे रह सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक जो है ये आप लोगों को समझ आया होगा। आप इसको पढ़ें, समझें अच्छे तरीके से, इसको पढ़ें समझें अच्छे तरीके से, और जहाँ पे भी कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।